एड्रियाटिक के तट पर के मोंटेनेग्रो नामक देश से होकर मेरी यात्रा अभी भी जारी है। परसों एक ट्रेन में मोंटेनेग्रो के बार शहर पहुंचा था। उस दिन वहां ठहरने के बाद कल बुडुआ, कोटोर आदि शहरों के दौरे के बाद बुडुआ में अपने आवास स्थल पहुंचा। आज सुबह बुडुए के सारे प्रमुख नज़ारों से रूबरू होने के बाद फिर से यात्रा पर निकला हूं। आज ड्राइवर, गाइड, दोस्त आदि सब बने हुए लक्की से कल ही मेरा परिचय हुआ था। हम दोनों इस छोटे अंतराल में ही बहुत घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं। स्वीटी स्टेफान नामक एक खूबसूरत पर्यटन केंद्र की ओर जाना है। स्कादर झील जाना है। पहाड़ के ऊपर स्थित एक बड़ी झील है, वहां के वन का दौरा भी करना है। फिर पोर्ट गोरिका नामक इस देश की राजधानी में पहुंचनी है। अंतर्देशीय प्रदेशों और पहाड़ी रास्तों से होकर अनेकों मठों का दौरा करके ही मुझे आगे जाना है। मोंटेनेग्रो एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इन नज़ारों में बुडुआ नामक शहर की उन्नति भी छिपी हुई है। पिछले 1.5 दशक में पर्यटन से हुई उन्नति है। वह केवल 2006 में स्वतंत्र हुआ देश है मोंटेनेग्रो। उसके बाद ही इस तीव्र गति की तरक्की देखने को मिली है। देश के प्रशासकों ने यह निर्णय कर लिया है कि पर्यटन से ही देश को तरक्की करानी है। यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में विदेशियों को भी निवेश करने के अवसर दिए गए हैं। इस प्रकार समाज में क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए मोंटेनेग्रो तीव्र गति से तरक्की करने वाला देश बन गया है। रास्ते में एक जगह लक्की ने कार रोकी। बुडुआ के अंदर की ओर फैले हुए समुद्र का नज़ारा यहाँ थोड़ा ऊपर से दिखाई दे रहा है। वो दूर टाइल्स के छप्पर वाले मकान की भरमार वाला प्रदेश बुडुआ का प्राचीन नगर है। उसके पूरे किनारों पर बुडुआ के पर्यटन केंद्र स्थित हैं। वो सामने डुकली गार्डन नामक होटलों का समुच्चय नजर आ रहा है। समुद्र के अंदर की ओर निकले हुए एक पूरे चबूतरे नुमा प्रदेश डुकली के अपार्टमेंट्स, होटल्स और रिसोर्ट से भरे हुए हैं। वहां से आगे बढ़ने पर डिनारिक आल्प्स की पहाड़ी श्रृंखलाएं और उसकी गोद में स्थित अनेकों छोटे शहर भी नजर आ रहे हैं। अधिकांश शहर एड्रियाटिक के तटीय प्रदेश में स्थित हैं। उनमें भी अधिकांश तो पर्यटन के लिए हाल ही में बने हुए आधुनिक शहर हैं। नए अपार्टमेंट समुच्चय और आलीशान होटलों वाला शहर। 10 साल में सैकड़ों की संख्या में होटल यहाँ एड्रियाटिक के किनारे पर बने हैं। पर्यटन का काम संभालने वाले यहाँ के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टूरिज्म है। सरकार पर्यटन के क्षेत्र में विदेशी और स्थानीय निवासी दोनों को निवेश के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन पद्धतियां तैयार करके उन्हें कार्यान्वित भी कर रही हैं। दाईं तरफ होटल स्प्लेंडिड दिख रहा है। ऐसे दिखने में वह एक छोटा होटल लगता है। होटल स्प्लेंडिड का यहाँ इस पहाड़ी ढलान पर से वो नीचे बीच तक फैला हुआ एक विशाल कॉम्प्लेक्स है। इससे अनुबंधित रॉयल स्प्लेंडिड नामक एक कैसीनो भी है। यह मोंटेनेग्रो स्टार्स होटल्स ग्रुप के मालिकाना हक में आने वाला 5 स्टार होटल है। 2006 में आरंभ हुए इस होटल में 322 कमरे हैं। अभी रफाएलोविची नामक प्रदेश से होकर जा रहे हैं। रास्ते की दाईं तरफ तलहटी में रफाएलोविची का मुख्य आवासीय प्रदेश स्थित है। रफाएलोविची में अनेकों होटल्स और रिसोर्ट स्थित हैं। रफाएलोविची के बाद बेचिट्सी नामक प्रदेश आता है। इन सारे प्रदेशों को पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार कर रखे हुए होने का नज़ारा है हर तरफ। होटल्स, रिसोर्ट्स, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स आदि के साथ पूरी तरह से पर्यटन के लिए तैयार प्रदेश। वहाँ एक जगह पर गाड़ी रोक कर हम लोग उतरे। नीचे यह रफाएलोविची का प्रदेश नजर आ रहा है। वह बेचिट्सी के साथ जुड़ रहा है। समुद्र तट के एक सुंदर पहाड़ी ढलान पर रफाएलोविची और बेचिट्सी स्थित है। ऊंचे प्रदेश पर खड़े रहने पर यह एक खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत कर रहा है।
नीचे दिख रहे इन इमारतों में से अधिकांश में होटल्स, रेस्टोरेंट्स आदि स्थित हैं। 2 या 3 किलोमीटर लंबे बीच, वहां लोगों के तैरने लायक प्रदेशों को मार्क करके रखे हैं। देखो कि कितने सारे लोग समुद्र में आधे डूबे पड़े हैं। तट पर कतार में स्थापित रंगीन छतरियां। मोंटेनेग्रो नामक इस एक देश में एक दिन न जाने कितने ही अन्य देशों से पर्यटक आते हैं। यहाँ के सारे बीच उत्सव के किनारे हैं। इस प्रकार अनेकों देशों से लोगों को आना चाहिए। उन लोगों से करोड़ों रुपए की आमदनी इस देश को मिलती है। 20वीं शताब्दी के दूसरे चरण तक बेचिटसी मछुआरों का एक छोटा गांव हुआ करता था। अभी पहाड़ी ढलान पर तक होटल स्थित हैं। अभी बेचिटसी और राफाएलोविची मोंटेनेग्रो के ही सबसे प्रसिद्ध 2 बीच हैं। पहाड़ी तहों के बीच से काटकर तैयार किए गए सड़क से होकर हमारी यात्रा जारी है। ये हमारे देश के मसूरी की यात्रा जैसी लग रही है, लेकिन हिल स्टेशन और बीच के एक साथ होना यहाँ की खासियत है। हिल स्टेशन पहुँचने के लिए 20 से अधिक दूर यात्रा नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पहाड़ समुद्र में ही उतरकर खड़े हैं। अभी नीचे एक अन्य बीच नजर आ रहा है, वह प्रिजनो बीच है। प्रिजनो मछुआरों का एक पुराना गांव है। अभी वह भी एक बड़ा पर्यटन केंद्र है। मोंटेनेग्रो के इन सारे प्रदेशों को स्वच्छता और खूबसूरती के साथ संरक्षित कर रखे हैं। रास्ते के किनारों पर विकृत रूप वाले पान के गल्ले जैसी दुकानें नहीं हैं। अनावश्यक निर्मितियां नहीं हैं। कचरे के ढेर नहीं हैं। अभी कामनो वो पुल पार हुआ है। रास्ते के किनारों पर ये सब होटल्स और रिसोर्ट्स ही दिख रहे हैं। दाईं तरफ तीव्र ढलान वाला पहाड़ी प्रदेश है। वहाँ विभिन्न स्तर तलों पर नीचे समुद्र तट तक इमारतें बनी हुई हैं। मोंटेनेग्रो के इस तरह के गांव की खासियत यही है कि यहाँ की आबादी बहुत कम है। पूरे देश की जनसंख्या केवल कुछ नगरों पर ही केंद्रित होती है। मोंटेनेग्रो अनेकों मठों वाला एक देश भी है। उनमें से अधिकांश मठ तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्थापित हुए थे। यहाँ एक व्यू पॉइंट है, लेकिन ने वहाँ कार रोकी। वहाँ शॉल आदि बेचने की एक छोटी दुकान है। नीचे का नज़ारा यह है। एड्रियाटिक समुद्र तट से लगा हुआ एक द्वीप, उसमें इमारतों की भरमार। पहाड़ी ढलान पर जैतून के बगीचे की उस तरफ एक खूबसूरत उद्यान। वहाँ से एक रास्ता बना हुआ है। वह रास्ता सीधे जाकर द्वीप में स्थित प्राचीन नगर में जाकर मिलती है। वह सिटी स्टेफान है। सदियों से लोगों के रहते आए एक द्वीप। आज वह एक प्राइवेट रिसोर्ट है। यह केवल रिसोर्ट की तरह आने वालों के लिए बना हुआ पुल है। पहले यह पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ एक द्वीप हुआ करता था। कृत्रिम रूप से निर्मित एक इस्तुमस के साथ ही थल के साथ उसका संबंध बन गया है। प्राचीन काल में सिटी स्टेफान एक किला नगरी हुआ करती थी। आज वह एक रिसोर्ट में परिणमित हो चुका है। 58 इमारतों के साथ का एक 5 स्टार रिसोर्ट। प्राचीन महल, हथियारों का भंडार आदि सब आज पर्यटकों के रहने के कमरों में तब्दील हो चुके हैं। द्वीप की मनोहारिता नजर आने वाली एक अन्य स्थल भी है। वहां चलते हैं कहकर लक्की मुझे उस ओर ले जा रहा है। वैसे जाते हुए भी कई जगहों पर द्वीप मेरी नजर में आ रहा है। कुछ जगहों पर व्यू पॉइंट बने हुए हैं। एक जगह पर लक्की ने गाड़ी रोकी। वह मुझे एक जलपान गृह ले जा रहा है। वह लक्की के किसी मित्र की संस्था है। रिसेप्शन में जाकर उसने कुछ कहा। उसके बाद मुझे एक अन्य रास्ते से ले गया। वहाँ के सारे कर्मचारी लक्की के परिचित हैं। एक तरफ एक छज्जा बना हुआ है। वह मुझे वहीं ले जा रहा है। नीचे से चढ़कर हम छज्जे पर पहुंचे। वहां खड़े रहने पर सिटी स्टेफान का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आंखों के सामने। वह नज़ारा यह समझा रहा है कि पर्यटन को कार्यान्वित करने के मामले में
हम लोगों को अभी और भी बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। एक नक्शा दिखाकर लकी ने मुझे स्वेटी स्टेफान की अभी की अवस्था के बारे में समझाया। एक तरफ चट्टान रूपी एक छोटा द्वीप। हो सकता है कि किसी जमाने में स्वेटी स्टेफान भी ऐसा ही एक द्वीप रहा हो। 15वीं शताब्दी में उस पर एक नगर की स्थापना हुई थी। समुद्र के मार्ग से आने वाले तुर्की सेना और एड्रियाटिक के समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए ही उस काल के दौरान द्वीप की चारों ओर किले की दीवार खड़ी कर दी गई थी। 1934 में सर्बिया के करार्दोदेविच राजवंश ने द्वीप को अपने अधीन करके उसे रानी मरिया के ग्रीष्मकालीन आवास बना दिए थे। अभी वह पूर्ण रूप से एक रिसोर्ट है। नीचे दिखने वाला बीच केवल रिसोर्ट में आने वालों के लिए है। अन्य लोगों को बीच में प्रवेश करने के लिए फीस देना पड़ता है। इस पहाड़ी ढलान पर के उस द्वीप की वजह से ही यह प्रदेश एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। पहाड़ी ढलान पर अनेकों होटल्स और रिसोर्ट स्थित हैं। द्वीप और उसकी चारों ओर के 79 एकड़ में व्याप्त प्रदेश को अमान रिसोर्ट्स ने पट्टे पर ले रखा है। वो दूर बुढ़वा शहर नजर आ रहा है। हम लोगों ने वहां से यात्रा आरंभ की थी। वहां से 7 किलोमीटर यात्रा करने पर स्वेटी स्टेफान पहुंचा जा सकता है। सर्बिया के राजवंश के अधीन होने के बाद 20वीं शताब्दी के अंतिम काल के दौरान स्वेटी स्टेफान की इमारतें क्षय की स्थिति में पहुंच गई थी। उसके बाद ही उसे अमान रिसोर्ट्स वालों ने पट्टे पर लेकर पुनर्निर्मित किए थे। 2009 में उसे एक रिसोर्ट बनाया गया। लकी हमें वो सब विस्तार से समझा रहा है। अभी स्वेटी स्टेफान रिसोर्ट मोनेनेग्रो की राजनीतिक बैठक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक प्रमुख स्थल है। उसमें अनेकों आलीशान कमरे स्थित हैं। उनके अलावा स्वीट रूम्स, विलास, 4 बड़े सम्मेलन कक्ष, रेस्तराएं, जिम्नेशियम, स्पा आदि भी वहां बने हुए हैं। इस द्वीप ने अनेकों प्रमुख व्यक्तियों की भी मेजबानी की है। अनेकों राजनीतिक शिखर सम्मेलन से लेकर प्रसिद्ध व्यक्तियों के विवाह के लिए स्वेटी स्टेफान रिसोर्ट वेदी बनती है। हम लोगों ने उन नज़ारों से लौटने का निर्णय लिया। लकी के साथ कार में प्रवेश किया। हमारी यात्रा जारी है। मैंने लकी से समुद्र तट तक जाने की बात कही। लकी ने जवाब दिया कि वहां कैमरा चलाने की अनुमति नहीं है। उसे बाहर निकाला तो सुरक्षाकर्मी उस पर कब्जा कर लेगा। फिर भी मैंने कहा कि एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। उस प्रकार हमने द्वीप के रास्ते की ओर गाड़ी मोड़ी। पहाड़ से उतरकर नीचे जाते हुए होटल्स और रिसोर्ट्स ही नजर आ रहे हैं। स्थानीय उपहारों की दुकानें, रेस्तराएं, मसाज सेंटर, छोटे लॉज, होम स्टेज, अपार्टमेंट्स, होटल्स आदि सब हैं। रास्ते की दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार। यह पहाड़ी ढलान भी एक बहुत ही सजीव पर्यटन केंद्र बन चुका है। हजारों की संख्या में पर्यटकों के आने का प्रदेश। जो लोग स्वेटी स्टेफान द्वीप के रिसोर्ट्स में नहीं ठहर पाते हैं, वो लोग यहाँ के होटलों में ठहरते हैं। यह आकलन किया गया है कि अकेले स्वेटी स्टेफान की पहाड़ी ढलानों पर 40 से अधिक पर्यटन होटल स्थित हैं। उनके अलावा होम स्टेज भी हैं। पहाड़ी ढलानों पर कहीं कहीं जैतून के बागान नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक यहाँ की एक बड़ी परेशानी है। मैंने लकी से कहा कि गाड़ी को यहीं रोक दो, तलहटी की ओर पैदल चला जाऊंगा। ध्यान रखना, मुख्य रिसोर्ट्स की ओर कैमरा मत घुमाना आदि और भी अनेकों निर्देश देकर ही लकी ने मुझे जाने की अनुमति दी है। नीचे बीच नजर आ रहा है। कंकड़ बिछा एक बीच। इस बीच का उपयोग करने के लिए होटल कंपनी को धन देना पड़ता है। यहाँ 2 बीच हैं। उनमें से क्यून्स बीच सबसे प्रसिद्ध हैं। मैं बीच वाले प्रदेश की ओर चला। लकी की चेतावनियों का तिरस्कार करते हुए नज़ारों को कैमरे में उतारते हुए चला। कंकड़ बिछे उस बीच पर अनेकों छतरियां। उनके नीचे और समुद्र में लोग दिख रहे हैं। चारदीवारी के अंदर स्वेटी स्टेफान द्वीप। 15वीं शताब्दी से ही उस द्वीप पर इस तरह के पत्थरों की इमारतें ही हुआ करती थी।
समुद्री व्यापार से रईस हुए 12 परिवार यहाँ के निवासी हुआ करते थे। उसके बाद एक किला नगरी के रूप में सेटिस्टफान का विकास हुआ। उस किला नगरी को उसी रूप में ही अभी एक रिसोर्ट में परिणमित कर रखा है। यहाँ का समुद्र एक स्विमिंग पूल जैसा लगता है। मुख्य भूभाग और द्वीप को जोड़ते हुए एक पगडंडी समान रास्ते का निर्माण करने के साथ ही बीच इस प्रकार में रूपीकृत हुआ है। रिसोर्ट बहुत आलीशान होते हुए भी इमारतों के मध्यकालीन खुरदुरे रूप को अभी भी वैसे ही बरकरार कर रखा हुआ है। उनके अंदर ठहरने वाले मेहमानों को एक विशेष प्रकार का अनुभव प्राप्त होता होगा। प्राचीन काल के गिरजाघर, मठ की इमारतें आदि भी द्वीप के अंदर पुराने रूप में ही बरकरार रखे हुए हैं। यह यहाँ का पार्क सेटिस्टफान नामक उद्यान है। रिसोर्ट्स के मेहमान, फीस देकर अंदर आने वाले लोग आदि ही साधारणतः इस उद्यान में घूमने आते हैं। मैं थोड़ा साहस का प्रदर्शन करते हुए यहाँ घूम रहा हूँ। सेटिस्टफान रिसोर्ट्स के द्वारा संरक्षित उद्यान। उद्यान के अंदर शताब्दियों पुराने जैतून के पेड़ हैं। उनके तने एक शिल्प समान लग रहे हैं। आंकलन किया गया है कि 1000 वर्षों तक पुराने जैतून के पेड़ इस उद्यान में हैं। सेटिस्टफान के इतिहास के साक्षी बने बुजुर्ग पेड़। यहाँ जैतून के अनेकों पेड़ नजर आ रहे हैं। यहाँ ऐसे खड़े रहते यही नहीं लगता है कि यह थोड़ी देर पहले पहाड़ उतरकर नीचे आते समय दिखा भीड़ भाड़ वाला शहर सेटिस्टफान है। उद्यान और उसके पार्श्व में स्थित पर्वतीय श्रृंखलाएं एक दूसरे से मिले हुए से लगते हैं। उनके बीच में एक भीड़ भाड़ वाला शहर नजर ही नहीं आ रहा है। ये एक अन्य बीच है, केवल सेटिस्टफान रिसोर्ट्स के मेहमानों के लिए एक बीच। बहुत ही स्वच्छता के साथ शालीनता से तैयार कर रखा एक बीच। बाहर से आने वालों को वहां उतरने तक की अनुमति नहीं है। गुलाबी रंग के कंगड़ भरा एक बीच। उसी कारण से यह पिंक बीच के नाम से जाना जाता है। अन्य बीचों की तरह छतरियां और सनबेड्स की भरमार नहीं है। उस सिरे पर चट्टानों का एक टीला नजर आ रहा है। उस टीले और उस पर स्थित छोटा वन मिलोशर पार्क नामक उद्यान का भाग है। उस चट्टान के टीले तक की एक विशेष खूबसूरती है। उसमें उगे हुए सविशेष प्रकार के वृक्ष। इस प्राकृतिक सुंदरता पर आकर्षित होकर ही मरिया करोंतोर देविच नामक रानी ने ग्रीष्मकाल व्यतीत करने के लिए इस प्रदेश को चुना था। युगोस्लाविया के इतिहास में मरिया सबसे प्रसिद्ध रानी हुआ करती थी, राजा अलेक्जेंडर की पत्नी। विभिन्न अवसरों पर राजा और रानी अपने खाली समय बिताने के लिए यहाँ आया करते थे। उस काल के दौरान उनके तैरने और सूर्य स्नान करने के लिए उपयोग किए गए बीच ही आज क्यूंस बीच नाम से जाना जाता है। रानी मरिया के काल के दौरान ही इस तट पर एक बड़ा उद्यान और फल के वृक्षों का एक बागान भी हुआ करते थे। यहाँ पर स्थित जैतून के पेड़ों ने उस दौरे को देखा है। कफ़े, स्नैक्स बार, मिनी मार्केट, ब्यूटिक आदि इन इमारतों में हुआ करते थे। बाहर से आगंतुकों को भी यहाँ आने की अनुमति है। उन्हें अलग से फीस देना पड़ता है। ये आने वाले लोग शायद रिसोर्ट्स के मेहमान होंगे। हर समय भीड़ रहने वाला एक रिसोर्ट है वह। मैंने अब जाकर कार में प्रवेश किया। हम लोगों ने अपनी यात्रा जारी रखी। ये जानकर लक्की को आश्चर्य हुआ कि नीचे की सारी जगहों पर घूमकर स्वतंत्रता से शूट करने के बावजूद किसी ने मुझे पकड़ा नहीं। ये सब यहाँ के होटल्स, रिसोर्ट्स और बीच में आए हुए लोगों की कारें हैं। पहाड़ी प्रदेश होने की वजह से सड़कों की चौड़ाई बहुत कम है। उसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के अनेकों काम अभी भी कई जगहों पर चल रहे हैं। 15वीं शताब्दी में सेटिस्टफान के सजीव रहने के दौरान उस ओर का रास्ता इस पहाड़ के ऊपर से नहीं हुआ करता था। उस काल की यातायात समुद्र मार्ग से हुआ करती थी। उस समय भी पहाड़ी ढलानों पर बड़े पैमाने पर जैतून की खेती होती थी। सेटिस्टफान के प्रमुख व्यापारी ग्रीक द्वीप और वेनिस तक व्यापार के लिए पहुंच जाते थे। हम फिर हाईवे पर पहुंच गए हैं। अब जैतून के बागानों वाली पहाड़ी ढलानों से होकर एक लंबी यात्रा होगी। समय अभी 2 से ऊपर हो गया है।
देश की राजधानी पोर्ट कोरिका के लिए 60 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन पहाड़ी रास्ता होने की वजह से समय अधिक लगेगा। अब अगले अद्भुत नज़ारे तक पहुंचने की उत्सुकता के साथ मैं बैठा रहा।